नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपनी कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक और गुणनखंड क्या होता है और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 6 से स्टार्ट हो जाता है। हालांकि इसका एक बृहद स्वरूप कक्षा 9th में हमें मिलता है। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि बीजीय गणित और कुछ नहीं, चर और अचर, चर और अचर को जब हम किसी गणितीय कथन को चर और अचर के स्वरूप में लिखते हैं तो उसे हम बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। जैसे कि 2 कॉपी का मूल्य और उसमें अगर 1 जोड़ दिया जाए, 2 कॉपी का मूल्य और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि 2 कॉपी के लिए 2 लिख दिए हमने और संख्या है, और उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो हमें एक किताब का मूल्य मिल जाता है। तो साथियों, ये एक कथन है। मान के चलते हैं हमारी कॉपी का मूल्य 10 रुपये है और इसमें हम 1 जोड़ दें तो ये 10 दूनी 20 और धन 1 21, और यही आपका क्या हो जाता है, ये बीजीय व्यंजक हो जाता है। और हमें ये पता चलता है कि 10 रुपये तो ये कॉपी का मूल्य है, और ये 2 कॉपी के लिए ये संख्या लिखा गया है। जब हम इसका गुणा कर रहे हैं तो 10 दूनी 20 और धन 1 कर रहे हैं तो ये 21 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जब हम किसी भी गणितीय कथन को चर और अचर के स्वरूप में लिखते हैं, गणितीय रूप में लिखते हैं, तो उसे हम गणितीय व्यंजक कहते हैं। साथियों, अब हम इसके बारे में और भी डिटेल से जानेंगे। साथियों, हम समझेंगे कि बीजीय गणितीय व्यंजक आखिरकार होता क्या है। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि जिसका मान निश्चित नहीं होता वह किसी चर पर निर्भर करता है, उसी को हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। साथियों, अगर मैं बोलूं कि ये मान के चलते हैं 2y + 1 लिखा हुआ है, तो ये व्यंजक y के मान पर निर्भर कर रहा है। इसी प्रकार से 3x + 5 लिख दें अगर, तो ये x की वैल्यू पर निर्भर कर रहा है। साथियों, हम इसका अगर हल बनाते हैं तो y की जगह पर हम 1 रखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 3, सीधा सीधा ये 3 आया। जब हम इस पर 1 रख रहे हैं तब, अगर हम यहाँ पर y की जगह पर 2 रख रहे हैं तो साथियों अपना हल क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 दूनी 4, 1 5। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि गणितीय व्यंजक आखिरकार है क्या। तो गणितीय व्यंजक एक तरह से व्यंजक है जो कि किसी एक चर के मान पर निर्भर करता है। इसका मान निश्चित नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक गणितीय व्यंजक है, ये भी एक गणितीय व्यंजक है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं इधर पर अगर 2 घात में 2 लिख देता हूं तो ये द्विघाती व्यंजक है।
अगर यहाँ पर 3x³ प्लस 5x+4 अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो ये क्या है, ये त्रिघाती व्यंजक है। हालांकि मैं बीजीय गणित व्यंजकों के प्रकार में मैं आपको ये बताऊंगा। साथियों, आपको समझना है कि बीजीय गणित व्यंजक आखिरकार है क्या। तो बीजीय गणितीय व्यंजक एक तरीका है, लिखने का तरीका, जो कि अचर और चर से मिलकर लिखा जाता है। साथियों, हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें ध्यान रखना है कि ये जो चर है एक निश्चित मान के लिए इस व्यंजक का मान क्या हो गया, 3 हो गया। यानी 1 का मान जब हम रखे, y की जगह पर हमने 1 रखा तो हमें 3 मिल गए। इसी प्रकार से साथियों, जब हम 2 रख रहे हैं y की जगह पर तो हमें 5 मिल रहा है। तो इस व्यंजक का मान निश्चित नहीं है। एक चर के लिए हम ये ध्यान रख सकते हैं कि हाँ, इसका ये हल हो सकता है, 1 के लिए हल हो सकता है, 2 के लिए ये हल हो सकता है। साथियों, तो मैं अब बात करूंगा गणितीय बीजीय व्यंजक के प्रकारों पे। साथियों, हमें इन्हें समझना है कि इनके प्रकार भी हैं और इन प्रकारों को समझ करके हम गुणनखंड पे आएंगे। साथियों, हमारा टॉपिक ही है गणितीय व्यंजक और गुणनखंड। तो गणितीय व्यंजक तो ये हो गया गणितीय व्यंजक जिसके अनेक प्रकार आप देख सकते हैं, 1 2 3, हालांकि 4 ले लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि रैखिक व्यंजक ऐसा व्यंजक जो एक रेखा के लिए हो, जैसे 2x+5, और इस पे हम अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी साथियों। इसी प्रकार से द्विघाती व्यंजक साथियों, ये व्यंजक अगर देखा जाए तो 2x² प्लस 5x+4 इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर रैखिक व्यंजक का मतलब यह है कि घात में 1 है, इसलिए इसे रैखिक व्यंजक बोल रहे हैं। द्विघातीय व्यंजक का मतलब यह है कि यहाँ पर घात में 2 है तो हम द्विघाती व्यंजक बोल रहे हैं। साथियों, अगर ये त्रिघाती हो, त्रिघातीय व्यंजक, तो साथियों 2x³ प्लस 2, यहाँ पर अचर को चेंज कर देते हैं, 5x² प्लस 2x+7 इस तरह से। तो ये साथियों घात में 3 है तो आपको त्रिघाती व्यंजक इसे बोल सकते हैं। साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भले ही ये कोई टर्म गायब हो लेकिन हमें घात में 2 मिला हुआ है तो हम इसे द्विघाती व्यंजक बोलेंगे। इसी प्रकार से साथियों, अगर इसे भी 2x³ प्लस में 7 भी लिखा हुआ है अगर, तो आप इसे भी त्रिघाती व्यंजक बोलेंगे। साथियों, चतुर्घातीय व्यंजक, और चतुर्घातीय व्यंजक में 5x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 5x² प्लस 2x+4, हालांकि ये हमें मिलता नहीं है, बहुत कम ही केसेस में हमें ये चतुर्घातीय व्यंजक मिलेगा।
चतुघातीय या फिर चतुर्घातीय व्यंजक। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि ये घात पर डिपेंड कर रहा है। किसी भी घात में अगर एक है तो हम उसे बोल देंगे रैखिक व्यंजक, घात में अगर दो है तो द्विघाती व्यंजक, घात में तीन है तो त्रिघाती व्यंजक, और घात में चार है तो चतुर्घाती व्यंजक बोल देंगे। साथियों, आपको इस पर यह भी ध्यान रखना है कि पद के अनुसार भी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, तो एक दो पद है, तो रैखिक व्यंजक क्या है, दो पद का है। इसी प्रकार से एक दो तीन पद का द्विघाती व्यंजक है, हालांकि ये भी दो पद का ही व्यंजक है। साथियों, हमें एक विशेष रूप से बात ये ध्यान रखना है कि ax² प्लस bx प्लस c, और हमें ये द्विघाती व्यंजक का व्यापक स्वरूप है, हमें इसे जरूर याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेट करके बहुत सारे प्रश्न 9th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में भी पूछे जा रहे हैं। साथियों, हमें इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से साथियों, त्रिघाती व्यंजक भी हमें ये याद रखना है कि ये त्रिघाती व्यंजक है, घात में 3 मिला हुआ है, और इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर ज्ञात हुआ होगा कि बीजीय गणित व्यंजक में हमें क्या पढ़ना है और क्या समझना है। बीजीय गणित व्यंजक में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रैखिक व्यंजक कौन सा है, द्विघाती व्यंजक कौन सा है, त्रिघाती व्यंजक कौन सा है, चतुर्घाती व्यंजक कौन सा है। साथियों, इसके बाद हमें इनके गुणनखंडों पे बात करनी है। तो साथियों, मैं इसे इरेज कर देता हूं आपको समझने के लिए। गुणनखंड पे बात करेंगे। साथियों, गुणनखंड और गुणनखंड सभी कोई जानते हैं। अगर 142 लिखा हुआ है और इसका हम अगर गुणनखंड करें, ये तो हालांकि आंगिक प्रश्न है, गणितीय व्यंजक के रूप में नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको इसी परिभाषा से जोड़ करके बताता हूं। साथियों, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो पूरा कट होना चाहिए, 2 सत्ते 14, और ये 2 एकम 2 और 71 से ही कट होगा। साथियों, इस तरह से करना, हम अभाज्य गुणनखंड जानते हैं, और एक आंकिक प्रश्न को हम अगर इस तरह से करते हैं तो हम उसे गुणनखंड करना बोलते हैं। साथियों, इसी प्रकार से हमें बीजीय गणितीय व्यंजक में गुणनखंड निकालना पड़ता है, और इसे हम इस तरह से नहीं करते हैं। इसके लिए एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि आप द्विघाती समीकरण या फिर द्विघाती व्यंजक ax² प्लस bx प्लस c, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं सूत्र विधि, और दूसरी विधि है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी विधि पूर्ण वर्ग, हालांकि ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, पूर्ण वर्ग विधि, और भी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन स्पेशली ये दोनों विधियां बहुत ही काम की हैं और बहुत ही कारीगर है। साथियों, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद सूत्र विधि हमें सीखना है कि कैसे हम द्विघाती व्यंजक के लिए कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि
का उपयोग करते हैं, या फिर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, मैं पहले तो बीजीय व्यंजक के लिए जो भी फॉर्मूले आपको काम पे आएंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी, मैं उन फॉर्मूलों को लिख देता हूं। आप उन्हें बिल्कुल अपनी कॉपी में इसी तरह से लिख लीजिएगा और उन्हें याद करने का प्रयास करिएगा। साथियों, अभी तक आपको जानकारी हो चुकी होगी कि बीजीय गणितीय व्यंजक क्या है और गुणनखंड आखिरकार क्या है। साथियों, हम बीजीय गणितीय व्यंजक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्वर समीकरणों का उपयोग करते हैं और उन स्वर समीकरणों में हमें सभी स्वर समीकरणों को एक साथ लिख लेना है और उन्हें याद करने का प्रयास करना है। साथियों, उन्हीं से हम गुणनखंड कर पाएंगे। पहला टॉपिक तो हमारा यही है कि बीजीय व्यंजक आखिरकार है क्या चीज, द्विघाती है, त्रिघाती है, चतुर्घाती है, कैसा है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास गुणनखंड, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कई फॉर्मूला मेथड भी हैं और इसके लिए हम डायरेक्ट ही स्वर समीकरण का उपयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, हम गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम स्वर समीकरणों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए साथियों, मैं कुछ स्वर समीकरण लिख रहा हूं, आपको उन्हें याद कर लेना है। 2 से 3 बार आप उन्हें लिखेंगे और उनके एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 2-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, आपको जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार हमें किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करना होगा। साथियों, स्वर समीकरण, स्वर समीकरण साथियों, मुझे मार्कर में कंफर्ट फील नहीं होता है। कई बार मैं लिख देता हूं शब्दों को और बार बार मिटाना पड़ता है। सर्व समीकरण, और सभी सर्व समीकरणों को आपको लिख लेना है और एकदम बराबर से ही लिखना, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए। आपको जब कभी भी ये बीजीय व्यंजक का टॉपिक चलता है तो आपको ये स्वर समीकरण याद होनी चाहिए साथियों, तभी आप किसी भी प्रश्न को देख करके दिमाग लगा पाएंगे कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। साथियों, मैं AB के फॉर्म में सभी सर्व समीकरणों को लिखूंगा और आप इसी प्रकार से A और B के फॉर्म में लिख लीजिएगा। साथियों, 9th की NCERT की बुक में X और Y के बेस में लिखा हुआ है, तो हमें परेशान नहीं होना है। हमें यह ध्यान रखना है कि A की जगह पर X लिखा हुआ है वहां पर और B की जगह पर Y लिखा हुआ है। साथियों, अगर A प्लस B का होल स्क्वायर है तो हम A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर लिखते हैं। साथियों, ये स्वर समीकरण इसके बराबर ही होता है। आपको अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि A प्लस बी और A प्लस बी इन दोनों का गुणा करके सॉल्व करते हैं। हमें साथियों इस तरह से करके सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीजें रहेंगी, आपको बार बार इस तरह से करना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो साथियों, हमें ये ध्यान रखना है कि इसके बराबर में ये होता है, यानी कि
ये जो सर समीकरण है सीधा ये बोल रही है कि इसके बराबर में आप ये लिख सकते हैं। साथियों आप गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहां से इसका गुणा अगर कर दिया जाए तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां से साथियों 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरह से करेंगे साथियों तो आपको 3 लाइन में पता चले कि आंसर आपको मिल रहा है। लेकिन आप इसे डायरेक्ट याद करके रखेंगे तो आपको क्या होगा कि आप बहुत ही स्पीड से अपने हल को बना पाएंगे। इसलिए साथियों हमें जिस तरह से मैथमेटिक्स बताया जा रहा है हमें उसी प्रकार से ध्यान रखने का प्रयास करना है। ये नहीं कि हम अलग से अलग विकल्प ढूंढना चालू कर दें कि नहीं हम तो ऐसा करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे। ऐसे में आप समस्या में आ जाओगे साथियों, समय अधिक नुकसान होगा, समय का ज़्यादा नुकसान होगा। साथियों आपको इस तरह से नहीं करना है, सीधा ही आपको याद करके रखना है। साथियों इसी तरह से अगर माइनस के लिए लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है साथियों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से लिखना है। कहने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन अगर इस तरह से बोला गया है तो हम इस तरह से आंसर देंगे, और हमें इस तरह से प्रश्न बोला है तो हम इस तरह से आंसर देंगे। साथियों हम अगर तीसरी सरसमीका लिखें a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए हम लिखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इसी प्रकार से साथियों अगर हम चौथे नंबर पे जाएं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट a स्क्वायर सॉरी साथियों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इधर साइड से मैं लिखता हूँ इसको, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। साथियों हमें इसी तरह से इन्हें याद रखना है। 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, इन दोनों का क्रम याद करके रखना है। हालांकि मैं भी क्रम को बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इस क्रम में सेट करके इन्हें याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। साथियों हम अगली सरसमीका अगर देखें तो a प्लस बी क्यू के लिए फॉर्मूला, या फिर सरसमीका फॉर्मूला भी बोल देते हैं कभी कभी, हालांकि ये सरसमीका ही है। इसके बाद साथियों 6 नंबर पे a माइनस बी क्यू के लिए, इसके लिए 2 स्वरूप आपको मिलते हैं साथियों। अगर इसे लिखा जाए तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि a की घात में यहाँ पे घटती हुई लिखी हुई है और यहाँ से b की घात बढ़ती हुई लिखी हुई है। साथियों इसी का एक स्वरूप हमें और मिलता है। एक स्वरूप किस प्रकार से कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। साथियों यहां पर कुछ नहीं किया गया है, यहां पर a और b को कॉमन ले लिया गया है और a स्क्वायर को अलग करके हमने क्या किया है 3ab को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर a बचा और यहाँ से ab को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर b बचा हुआ है। साथियों इसी प्रकार से ए क्यू माइनस
3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ साथियों, हमें ये ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जब कभी भी घात में विषम संख्या है, घात में विषम यानी 1 है या फिर 3 है, तो वहां पर माइनस जरूर आएगा, क्योंकि हमें पता है -1 की घात में अगर 1 लिखा हुआ है तो इसे हम -1 लिखते हैं, लेकिन -1 की घात में अगर 2 लिखा है तो हम माइनस माइनस प्लस करके साथियों हम लिखते हैं +1। इसी प्रकार से अगर घात में अगर 3 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं साथियों, -1 गुणे -1 गुणे -1 और सीधा सीधा इसे लिखते हैं -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो साथियों हमें ये थोड़ा सा क्रम याद रखना है। आपको ये स्वर समीका आप 2-3 बार लिखेंगे साथियों, इसी प्रकार से जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, तो आपको बिल्कुल जरूर याद हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों हमें क्या करना है कि अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें 3ab तो a माइनस b, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। क्योंकि साथियों हम यहां से अगर 3ab कॉमन लें, 3ab कॉमन लें तो क्या होगा साथियों, a तो बचेगा और यहां से a² हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। हालांकि कुछ तो मिस हो रहा है लगता है, देख लेते हैं। 3a² और ये b, तो इस पर माइनस आना चाहिए और इस पर तो साथियों हम यहाँ पर इसे माइनस ही लगा लेते हैं। और जब हम इसका गुणा इससे करेंगे तो ये माइनस प्लस a², हाँ बिल्कुल, ये इस प्रकार से हमें फॉर्म याद रखना है। यहाँ पर 3ab कॉमन ले लिया गया तो माइनस ही बाहर हो गया, तो हमें क्या मिला साथियों, a, और यहाँ से जब प्लस में लिखा हुआ एक माइनस अगर हम बाहर कर लें तो ये सीधा सीधा ये माइनस हो जाएगा और इसके बाद ये b हो जाएगा। साथियों आप इससे गुणा करके भी देख सकते हैं कि इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये a² हो जाएगा और ये हमें मिलेगा, और इसका गुणा जब हम इससे कर देंगे तो हमें माइनस माइनस प्लस और ab का स्क्वायर हो जाएगा। साथियों आपको ये बार बार लिख करके प्रैक्टिस करना है, तब जा करके आपसे ये स्वर समीकाएं हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। साथियों इसी प्रकार से हमें और भी अन्य स्वर समीकाओं को याद रखना है। हालांकि मैं यहीं पे जगह बना करके इन्हें लिख देता हूं। क्या है कि आपको एक साथ पूरी स्वर समीकाएं दिखनी चाहिए। साथियों अगर हम AQ माइनस BQ, पहले प्लस के लिए लिख लेते हैं, इसे मैं स्टार और इसे भी एक स्टार बना करके लिख देता हूं। तो साथियों हमें क्या करना है कि इसके लिए एक बार तो हमें इसे ब्रैकेट में ही लिखना है इस प्रकार से, और फिर हमें क्या करना है, a² प्लस AB प्लस B² याद कर लेना है। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और ये B² हो जाएगा, और साथियों यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। मैं ये स्वर समीका बहुत पहले याद किया था, हो सकता है कि आज भूल चुका हूँगा, लेकिन एक बार मैं इसे ट्राई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि आखिरकार ये सही लिखा हुआ है कि गड़बड़ लिखा हुआ है। तो AQ यहाँ से A² B और यहाँ से BQ। साथियों जब हम इसका गुणा करेंगे तो प्लस में
एक बार देख ही लेते हैं साथियों। ए क्यू प्लस माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, और यहाँ से ए स्क्वायर बी माइनस में ए बी स्क्वायर यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर हमें ए का ही गुणा करना था तो ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं बी क्यू हो जाएगा, और साथियों जब हम इससे इसे कट कर देंगे, इससे इसे कट कर देंगे और हमें ये मिल जाएगा। साथियों मैं इसे बहुत पहले ही याद किया था, और याद करने के दौर पे मैंने इसे बहुत एक सेट के तरह से मैंने इसे याद किया था, तो आपको भी याद करके रखना है। कुल मिलाकर के मैं ये भूल रहा था तो मैंने इसे इस प्रकार से लिख दिया। हमें अगर कोई भी स्वसमिका याद नहीं हो रही है तो हम उसका एक सेट तैयार करके रखें, जिससे कि वो हमेशा के लिए हमें याद रहे। साथियों आपको अगर इस तरह से मिला हुआ है तो आप इसे एक बार इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पर एक माइनस लगा करके इसे इस प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार से साथियों आपको अगर इस तरह से मिला हुआ है तो आप इस पर एक माइनस लिख करके ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आप इस तरह से इसे याद रखेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो ये प्लस रहेगा, लेकिन एक यहाँ पे माइनस लगाएंगे कैंसिल करने के लिए। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर अगर माइनस में लिखा हुआ है तो ये माइनस लिख करके हम इस तरह से इसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर प्लस होगा। साथियों आपको थोड़ा सा इसे याद रखने का प्रयास करना है। साथियों तो ये 8 स्वरसमिकाएं हो जाती हैं। अगर 9वीं स्वरसमिका देखें अगर, तो a प्लस बी प्लस सी की घात में अगर 3 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखते हैं साथियों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2bc माइनस 2ac, abc ca भी लिख सकते हैं चक्रीय क्रम में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। साथियों हमें ये फॉर्मूले याद रखना है। इसी प्रकार से साथियों अगर एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी एक फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर अगर क्यूब लिखा हुआ है और माइनस में 3xyz अगर लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं साथियों, इसे पहले तो एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसके लिए एक और ब्रैकेट बनाते हैं x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जे माइनस जेड एक्स। इस प्रकार से साथियों हमें इन्हें लिखना तो है, लेकिन इन्हें अच्छे से याद करने का भी प्रयास कर लेना है। साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वरसमिकाएं हैं, और इन्हें हमें 9th क्लास की बुक से लिख लेना है, या फिर कहीं पर भी आपको मिल जाएगा तो आप उन्हें लिख लीजिएगा। साथियों हमें इसी प्रकार से स्वरसमिका का उपयोग करके ही सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। साथियों मैं एक बार इन्हें चेक कर लेता हूं।
मैं अभी से चेक ही कर रहा था कि लाइट चली गई। हमारे यहाँ की लाइट में बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो साथियों देखते हैं, हमें चेक करने के दौरान हमें ये पता चला कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा। साथियों यहाँ पर ये माइनस होगा, इस प्रकार से। साथियों आपको इन दोनों फॉर्मूले को इकट्ठा करके याद करना है। फिर आपको इन दोनों फॉर्मूले को भी इकट्ठा करके याद करना है। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, आप इन दोनों को पहले इकट्ठा करके याद करिएगा, इस तरह से इन दोनों को भी इकट्ठा करके याद करिएगा, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। तो साथियों आपसे ये कभी भी सर्वसमकाय मिस्टेक नहीं होंगी। तो साथियों आप एक रफ कॉपी में या फिर किसी पेपर में आप इसे ज़रूर लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। साथियों आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न मिल जाए, आपको बीजीय गणित का कोई भी प्रश्न मिल जाए, आपको ज़रूर इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए साथियों आप क्या करिए कि इन्हें अच्छे से याद करने का प्रयास करिएगा। साथियों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।